अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अमेज़न सॉल्यूशंस पॉडकास्ट। आज मेरे साथ होंगे उमर सदीक। उमर सदीक हैज़ बीन इन अमेज़न इंडस्ट्री फॉर आई गेस 2 years now, and let's see, how he came into Amazon, and how his experience has been and what he sees in the future. अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। खैर खैरियत, अल्लाह का शुक्र। अच्छा उमर भाई, पता चला, मैंने भी पढ़ा है कि आप अटक से हैं माशाल्लाह और अभी इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं। जी, रिसेंटली मैं अटक से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम था, तो वो ठीक ठीक, घर में काम की माशाल्लाह। एनवायरनमेंट नहीं होती, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं उसके समझ लिए। गया हूँ। तो कैसे चल रहा है अभी इस्लामाबाद? फ़िलहाल थोड़ी बहुत डिसरप्शंस हैं क्योंकि रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक, तो ठीक, जिस तरह ठीक। से चीज़ें सोची थी उस तरह से नहीं है, लेकिन होप सो जल्दी फिक्स हो जाएँगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ, वो तो किसी भी जगह पे शिफ्ट हो ना, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, आपको तकरीबन 2-3 महीने आराम से लग जाते हैं, सारा कुछ सेट करने में, वो अपनी वो एक फ्लो में आने में। इवन पहले कुछ दिन तो मुझे नींद भी नहीं आती होती, जब भी मैं शिफ्ट होता हूँ ना किसी जगह से, तो पहले 3-4 दिन तो बंदा कहता है, यार ये क्या मगजमारी हो गई। लेकिन बड़ी हिम्मत वाला काम है, शिफ्ट होना भी बहुत हिम्मत वाला काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ऐसा ही है। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी नहीं चेंज किया, मतलब इवन मेरे कुछ दोस्त हैं, वो किसी के घर जाते हैं ना, तो रात भी नहीं रुकते, वो वापस आ जाते हैं। तो बड़ा औखा किया होता है उन्होंने, मतलब सुबह-सुबह निकल जाएँगे 6 बजे लाहौर और कहेंगे नहीं, नहीं रात घर पे ही सोना है, तो रात 1 बजे तक ना गाड़ी भगा-भगा के फिर लेके आ रहे होते हैं कि नहीं वापस आना है, वापस आना है। तो इस तरह ही चल रहा होता है, बड़ी हिम्मत वाला काम होता है क्योंकि उनको ये एक हल्का-सा डर भी होता है नई जगह का ना। बेशक आपका अपना शहर हो, अपने शहर से बंदा 2 गली छोड़ के भी बंदा कहीं शिफ्ट हो ना, तो बंदे को ऐवे ही ख़्यालात आते रहते हैं। दिमाग जो है वो जागता रहता वो कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि उनको जो है ना अपना बेड बहुत पसंद होता है, उनको किसी और के है। बेड पे नींद बिल्कुल। नहीं आती। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। अपने तकिए का अपना ही मज़ा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसा अच्छा ही है। उमर भाई, बताएँ कि कैसा अमेज़न में आपने किस तरह शुरू किया और अटक में इनक्यूबेटर है? मेरा नहीं ख़्याल इनक्यूबेटर है। नहीं, अटक में नहीं है, इनक्यूबेटर इस्लामाबाद में ही है, और क्लोज़ जो पेशावर वाला था वो क्लोज़ हो गया। अच्छा, अच्छा। तो कैसा रहा, आपने किस तरह अमेज़न शुरू किया था? स्टार्ट ऐसे हुआ कि कोविड का स्टार्ट हो गया था, तो करने कुछ था नहीं। सारा दिन ठीक, ठीक, ठीक। ई गेम्स चलती थी और साथ में यूट्यूब, इंस्टाग्राम यही चलता था। तो वो यूट्यूब पे एक वीडियो नज़र आई कि ज़िंदगी बदलनी है, तो अमेज़न को देखें। मतलब ये वाली वीडियो देखें और ज़िंदगी बदल जाएगी। तो हमने कहा ठीक, ठीक है, ठीक, ज़िंदगी ठीक। बदलते हैं। बस अच्छा, फिर वो अच्छा, वीडियो माशाल्लाह। देखी, तो वहीं से आगे चला सिलसिला सारा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो किसकी थी, वो ये सनी भाई की थी? वो सनी भाई की थी, बिलाल नहीं है वीडियो वाली सरकार के साथ, वो वीडियो बिल्कुल, थी। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक, वीडियो वाली सरकार, हाँ, वो बड़े मज़े के हैं, हाँ। वीडियो वाली सरकार बहुत मज़े का है, उसने पिछले दिनों टेस्ला ली है ना? वही वाला ना लड़का ना? हाँ, पाकिस्तान की मेरे ख्याल से उसको पहली टेस्ला है या क्या? टेस्ला तो मेरे ख्याल में और भी है, लेकिन वो जो है ना टेक गए है, तो वो इस तरह की चीज़ें लेता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। वो उसकी वो वाली वीडियो मैंने मेरी नज़र से गुज़री थी, तो बाकी फ़ोनों के रिव्यूज़ तो मैं सच नहीं देखता, लेकिन वो टेस्ला वाला मैंने बड़े शौक से देखा था, क्योंकि बड़े मज़े की चीज़ है। बिल्कुल। हैवी प्यारी गाड़ी है बहुत। इधर बहुत, हाँ। इस्लामाबाद रहते हैं, नज़र आती रहती है, लेकिन है बहुत प्यारी वो। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बहुत मज़े की है। तो सुनाइए वैसे, कैसे अटक का और इस्लामाबाद का चलें, थोड़ा-सा फ़र्क ही बता दें। अटक और इस्लामाबाद का, अटक ऐसी है कि शहर का शहर, गाँव का गाँव। दिन को बिल्कुल, शहर बिल्कुल। है और रात शाम में गाँव है। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो ये वैसे बड़ी इस तरह प्यारी से ही बात है। की आपने, हाँ। पुरसकून शहर है, इस तरह कोई झंझट नहीं है। बिल्कुल एक हुँ, छोटा-सा शहर है, मखसूस से लोग हैं। सारी हुँ, चीज़ें करीब-करीब हैं, तो हुँ। झट से शुरू होता है और झट से ख़त्म हो जाता है। ठीक, 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 हाँ। मेरे फूफो उधर के हैं, फूफा जो हैं वहाँ के हैं, तो उधर ना अटक मेरा काफ़ी जाना-आना होता रहता था। हमारे लिए अटक भी ना वो बड़ी मज़े की ड्राइव होती थी, 1 घंटे, 2 घंटे में पहुँच गए, आराम ऐसा ही है। से, फिर शाम को आ गए, तो वही वाली ना। तो काफ़ी मज़े का वाक़या है। लेकिन अब तो उसके आस-पास सोसाइटीज़ काफ़ी बन गई हैं, मैं 2-3 देखी थी उसके आस-पास सोसाइटीज़ जो नई बनी है ना, तो वो भी उन्होंने उसके मतलब बहरिया टाउन के लेवल की बनाई है। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उस सोसाइटी का। वो बस ऐसे ही है कि एक सोसाइटी चली, तो फिर वही आदमी और बनाता गया, और फिर जो शहर के अंदर कुछ और लोग थे, तो उन्होंने भी ये जो शहर से बाहर हट के ना वो बिल्कुल, बिल्कुल। सोसाइटियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। बिल्कुल, वो वाला काम काफ़ी तेज़ चल रहा है उधर ना उस साइड पे, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद खैर टेक्सला तक तो पहुँच ही गया हुआ है, वो तो काफ़ी अर्से पहले ही चला गया था, लेकिन ये कि आगे तक ना जितना ये कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से हसन अब्दाल तक ये पहुँच जाएगा। बिल्कुल पहुँच जाएँगे, क्योंकि वो जो आदमी है ना जिसने वो सोसाइटी बनाई है, तो वो भी अटक का सबसे अमीर तरीन आदमी भी है। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, बिल्कुल। एक सोसाइटी से उसने इतना कुछ किया है। माशाल्लाह, हाँ।
अच्छा वैसे पाकिस्तान में एक थोड़ी-सी चीज़ है कि लोग अमीर कम होते हैं, दिखाने वाला थोड़ा-सा ज़्यादा फैक्टर आ जाता है कि थोड़ा-सा काम चलता है ना, तो वो आपको बताना होता है कि यार ए भी है ते ए भी ओ भी है। ऐसे ही है, वो रिश्तेदारों को दिखाना होता है बेसिकली कि मैंने ये कर लिया है अभी। हाँ, मैं पहुँच गया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो एक बड़ा प्रेशर होता है रिश्तेदारों का, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, फिर जब आपकी कोई भी जर्नी शुरू होती है ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि तुम करोगे, तुम कर रहे हो, हँसते हैं, मज़ाक बनाते हैं। तो फिर जब बिल्कुल, आदमी उस हाँ। लेवल पे पहुँचता है, तो आदमी का गोल भी होता है कि इनको मैं ज़रा कुछ करके बताऊँगा अभी। और हाँ, ये बात बिल्कुल ज़रा सा आता है तो आदमी ओवर शो भी करता है उस चीज़ को। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वैसे आपका कैसा रहा है कि जब आपने अमेज़न शुरू किया होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा अटक से रिलेटेड करके बात करें क्योंकि आपके रिश्तेदार यहाँ के हैं, तो उन्होंने मान लिया था कि अमेज़न काम होता है या नहीं? माज़रत अगर आपको बुरा लगे लेकिन। नहीं, किसी ने नहीं माना था। अच्छा, अच्छा। तो फिर कैसे बहुत उन्हें सारी प्रूव बातें किया? भी सुनी थी जर्नी में। अच्छा, अच्छा। प्रूफ़ ऐसे ही किया कि बस अपनी चुपचाप मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक से दुआ करते रहें। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल। तो शुरू में तो कुछ क्लाइंट आए भी, मतलब कि काम किया और पेमेंट नहीं मिली, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है हाँ, ना वो चलना शुरू हो गया सिलसिला। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा वैसे ये है कि थोड़ा लोग ना मतलब शुरू में आपको ना 1-2 झटके लगते होते हैं इस तरह के। मैं भी जब फ्रीलांसिंग अभी भी मैं इवन फ्रीलांसिंग कर रहा होता हूँ तो मेरे साथ हो जाता होता है और मैं कहता हूँ यार ये क्या बात हुई? तो काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं। इवन एक क्लाइंट था उसने पेमेंट दी, पेमेंट दे के मैंने उसका काम किया, तो एंड पे जब काम कंप्लीट हो गया वैसे तो ये होता है कि महीना कंप्लीट हो जाए तो बस हमारे ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पसंद आया, ये वो कर करा के मेरे से पैसे वापस लेने के ऊपर लगा हुआ ये वो। तो मैंने कोशिश की फिर मैंने कहा यार इसके साथ कौन लगे वो कह रहा था कि या तो मेरे साथ ही रहो, मतलब मेरे साथ ही काम करते रहो, वरना ये है कि तुम ना छोड़ोगे तो मुझे पुराने भी दो। तो मैंने कोशिश वाह! की कि पहले यार इसको रख चलाते हैं खैर है, लेकिन वो इतने कान खा रहा था मैंने उसकी पेमेंट वापस कर दी। मैंने कहा यार ले तो जा बस जान छोड़। मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। मुझे रिसेंटली एक वो स्पेनिश औरत मिली, तो उसकी हुँ, लिस्टिंग का काम था। उसकी मैंने अब लिक्विडेशन थी, तो मैंने उसकी इमेजेस वगैरह सेट करके जैसे उसकी पीपीसी चलाई, तो मैंने कहा लिक्विडेशन वैसे तो कोई तरीका नहीं है हमारे पास, क्योंकि प्रोडक्ट भी ऐसी थी। तो जैसे ही उसका हुँ। सिलसिला चला, उसने उसके अभी तक $10 स्पेंड नहीं हुए, तो उसने कहा कि ये तो पीपीसी पैसे जा रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारा इतना स्टॉक पड़ रहा है, तुम $10 क्यों लगा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, सारी कंप्लेंट्स बंद कर दो, मुझे पैसे नहीं लगाने इसमें। ठीक, ठीक, ठीक। ये वैसे बेवकूफ़ अच्छा इस तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि इस तरह की ना हरकतें कर रहे होते हैं। तो बंदा कहता है यार अब इनको समझाएँ क्या? क्योंकि मसला ये है ना कि आप जब उन्हें समझाओगे कि यार मार्केटिंग इस तरह होती है, फिर आप उन्हें बताओगे कि मार्केटिंग में इतने लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स आते हैं। बंदा कहता है यार ठीक है बस जाओ नहीं बताना मैंने। तो ज़्यादातर मेरा ख़्याल यही है कि अगर इस तरह का क्लाइंट मिले तो फिर बंदे को पहले ही लेकिन मसला ये है कि इस तरह का क्लाइंट का ये होता है कि शुरू में कह देते हैं कि हाँ, हम लगा देंगे, हमें मसला नहीं है। तो जब काम शुरू करो तो फिर इस तरह करते हैं। तो इसका तरीका वैसे कुछ कुछ तरीका होना चाहिए कि बंदा ना क्लाइंट से बात करे। क्या होना चाहिए इसका? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही इसका हम लोग क्या हल निकाल सकते हैं कि हमें इस तरह के क्लाइंट टकरे ना क्योंकि टाइम ज़ाया होता है। इस तरह के क्लाइंट का हल कोई नहीं है, बस एक मेरे ख़्याल में जो मुझे हल आसान ये समझ आया कि आप अगर काम करो और मसला कोई आता है, तो आप उसको जो है ना हाफ़ पेमेंट रिटर्न कर दो। ठीक है? उसको बिल्कुल, बोलो हाफ़ हाँ। पेमेंट आप हाफ़ रख लो और आप अपने पास रख लो, तो वो जो है ना आपकी सरदर्दी से जान छूट जाएगी। वरना ये हुँ। लोग बहुत तंग करते हैं। हाँ, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि हाफ़ पेमेंट वाला हाँ, फिर बंदा ये है कि चलो हाफ़ नुकसान बंद वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हम भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो यार हाफ़ तो आ रहा है। वैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि फ्रीलांसिंग की जो पैसे आते हैं ना, उसपे बंदे ने पहले से ही सोचा होता है कि यार मेरे ये जो पैसे हैं ना, इनसे मैंने ये करना है। तो वो बड़े बंदे के ना सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसे ही है, एक तो आदमी ने बहुत एक वो पैसे कम आने होते हैं और प्लान ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। कि इसके बाद ये होगा, ये अगर 2 महीने चला तो मैं इसके साथ ये कर लूँगा। तो वो वाले ना शेख चिल्ली के बंदे के काफ़ी चल रहे होते हैं। मेरे तो वो चलते हैं कि यार ये अगर ये इस तरफ चल गया ना तो मैं ये कर लूँगा। तो उस तरह होता होता कम ही है वैसे, लेकिन ये कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो टिक जाते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बस यही है कि आहिस्ता अच्छा वैसे आप उमर कहाँ से निकालते हैं क्लाइंट्स जो पर्सनली आपका ज़्यादा जिधर आपको सक्सेस मिली है, वो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है? मुझे सबसे ज़्यादा जो सक्सेस मिली है फ़ेसबुक है। अच्छा, अच्छा, ग्रुप्स के माशाल्लाह। अंदर एंगेजमेंट करो और पोस्ट वगैरह करो, कमेंट्स एंगेजमेंट करो और इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ से जो है ना, अगर आपने किसी की पोस्ट पे कमेंट किया है, तो वो आदमी तो नहीं आएगा, लेकिन वो कमेंट देख के कोई और आदमी लाज़मी आ जाएगा आपके पास, या आप ग्रुप के अंदर अपनी एक्टिविटी वगैरह शो करते रहो, तो वहीं से ठीक, आते ठीक, हैं। ठीक।
अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मज़े की बात है, मैंने अभी तक फ़ेसबुक को उस तरह यूज़ नहीं किया। हैरत की बात है। अच्छा, पहले ना अमेज़न से पहले जब मैं फ्रीलांसिंग करता था, तो गूगल एड्स, फ़ेसबुक एड्स के ना मैं बंदे इस तरह ही निकालता था। अमेज़न पे आके मैंने नहीं किया, और ये मेरे ख़्याल से मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ कि मैं ना अमेज़न का उस तरह ग्रुप्स के अंदर उस तरह एक्टिव नहीं हो रहा। तो मेरा असल में जो मेरा पर्सनल रवैया ये है कि मैं लिंक्डइन पे इतना एक्टिव होता हूँ कि फ़ेसबुक पे आके ना मैं कहता हूँ यार, मैं कोई अपना शोगल-मेला लगाऊँ, उसको मैं उस तरह ना करूँ। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार, जो ग्रुप पेज है ना मेरा, उससे ना थोड़ा-सा उस तरह से जनरेट करूँ, क्योंकि पेजेज़ से भी आप ग्रुप्स के अंदर ऐड हो सकते हैं ना। ऐसा ही है। तो काफ़ी कोई सारी इस चीज़ें तरह हर की। आदमी का अपना-अपना होता है। अब बिल्कुल। जैसे आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हैं, ठीक है? इस बिल्कुल, सेम बिल्कुल। अप्रोच के अंदर। लेकिन मैं है कि बिल्कुल। मैं इंस्टाग्राम सिर्फ़ फ़न के लिए यूज़ करने जाता हूँ, टाइम अच्छा, अच्छा, पासिंग अच्छा, के अच्छा। लिए। बिल्कुल, तो हर बिल्कुल। किसी का हाँ, अपना-अपना इंस्टाग्राम। एक होता है वो। इंस्टाग्राम से मुझे पता है बड़ा नुकसान भी हुआ है, मेरी वो वाली आईडी का ना। उसको मैंने इतनी प्रोफ़ेशनल कर दी है कि मेरे दोस्त तंग आके छोड़ गए हैं कि यार, तुम हर वक़्त ऑफ़िस की बातें लगे रहते हो, मार्केटिंग और ये वो। और फिर ये होता है कि चूँकि वो ऑफ़िस की चीज़ें लगी होती हैं, तो अब मैं कोई शुगल मेले के लिए भी कर रहा होता ना, तो अक्सर खोल के बंदे का दिल करता है कमेंट करने का ना। मैं कहता हूँ यार, इस पे लोग कहेंगे ये देखो, हाँ, पोस्टें इस क्या तरह की कर रहे हैं, प्रोफ़ेशनल बातें आईडी इस है तरह और की। हाँ, वो बहुत पोस्ट। मसला आता है। तो वो इवन फिर मैं कभी इस ऐसे तरह भी ना। होता है कि अपनी आईडी से आप किसी पोस्ट को लाइक करके आपको दोबारा अनलाइक करना पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही है। ये तो काफ़ी सारी ये चीज़ें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वही ना, बंदे को फिर याद आता है वो, ये तो मेरी वो आईडी है, तो फिर बंदा ना उसको वापस कर रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो अच्छा, वापस दोबारा वो, अच्छा, वो जो क्वेश्चन पूछा था वो उधर ही रह गया कि यार, स्टार्ट ऐसे किधर ही से है। वो स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद फिर ये कि अभी आजकल फ्रीलांसिंग ही टोटल फ्रीलांसिंग कर रहे हो या किसी एजेंसी के साथ भी कर रहे हो? टोटल फ्रीलांसिंग मैंने कुछ एजेंसी से एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन जो है ना मुझे सूट नहीं किया और बाकी मेरा एक दूसरा ये भी है कि मैं थोड़ा आज़ाद मिज़ाज का हूँ। तो माशाल्लाह, किसी के माशाल्लाह, मैं अंडर जो है समझ। ना काम करना बहुत ज़्यादा हाँ। मुश्किल है। हुँ। नहीं यार, फ्रीलांसिंग का पता है क्या फ़ायदा है? फ्रीलांसिंग का ये फ़ायदा है कि फर्स्ट जस्ट मैं ऑन लोअर एंड बात करता हूँ, बिल्कुल लोअर एंड से मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप अगर एक एजेंसी में काम कर रहे हैं, ठीक है? एजेंसी आपको दे रही है $1000 अ मंथ, ठीक है? एक मेरे ख़्याल से ये आजकल जो हमारी नॉर्मल एजेंसीज़ चल रही हैं, या जो अच्छी एजेंसीज़ हैं, वो इतना पे कर रही हैं। जस्ट मैं एक बात कर रहा हूँ, तो लोअर एंड पे, ठीक है? आपके वही लोअर एंड के 4 या 5 क्लाइंट्स होते हैं ना, क्योंकि एजेंसी के अंदर भी आपके पास 6-7 क्लाइंट वो देंगे आपको। ऐसे नहीं कि ऐसा $1000 ही है। देंगे और आपके पास 1 क्लाइंट भी नहीं होगा। आपको 5-6 क्लाइंट आपको दिए हुए होंगे, और आपका 8-9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, अक्सर 12-13 घंटे भी आपके लग जाते हैं क्लाइंट को मैनेज करते हैं, क्योंकि क्लाइंट ने मीटिंग रख दी है। एक क्लाइंट ने 2 बजे मीटिंग रखी है, तीसरे ने जो है सुबह के 5 बजे मीटिंग रख दी है। अब 2 बजे मीटिंग के बाद आप 5 बजे की मीटिंग तक तो आपने जागना ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सो जाओ या वो। तो कहने का मकसद ये है कि वो 5, 6, 7 क्लाइंट का आपको, पर अगर आप उसे डिवाइड करेंगे तो वो $150 बनेगा पर क्लाइंट। यहाँ पे अगर आप $200 के 5 क्लाइंट उठाते हैं तो वो $1000 हो जाएगा। फ़ायदा ये है कि उसी क्लाइंट को आप थोड़ा-सा अपसेल करके, थोड़ा-सा वो मैच्योर हो जाए, तो उसे कहें यार थोड़ा-सा मैं तुम्हारे रेट्स बढ़ा रहा हूँ, या बंदा कहे कि यार तुम्हारी सेल्स अच्छी आ रही है, तो मैं तुम्हें वो कह रहा हूँ। तो बंदा 1-2 क्लाइंट को भी 300 पे ले जाए, जो 200 पे थे, तो आपकी सैलरी जो है वो 10-20% इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसे ही है। अब एक क्लाइंट था जिसको जो हमारे पास पिछले साल अक्टूबर के अंदर आया था, हम उसका नवंबर के अंदर काम स्टार्ट किया था। अभी तक स्टिल माशाल्लाह, हमारे पास वो क्लाइंट चल रहा है और वो माशाल्लाह, शुरू माशाल्लाह। हुआ था हमारे साथ $100 पर मंथ से और अभी ठीक, वो ठीक। 8% जो है ना ग्रॉस सेल्स के अंदर से है। तो अब जितनी भी माशाल्लाह, ग्रॉस सेल्स है उसके अंदर माशाल्लाह। से हमें 8% वो देगा। 8%, तो ओए होए उसको होए! जो है ना माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा उसकी इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, लेकिन बस कुछ इश्यूज़ हैं। लेकिन ये है कि उसको इतना लंबा चला के, इतना कुछ अपसेल करके, उसको इतनी वो सारी चीज़ें बता के कि हाँ यार, जो पैसे तुम दे रहे हो उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो जो ठीक, कुछ ठीक, रिजल्ट्स ठीक। पहले डिलीवर किए हैं तो उसके ऊपर जो है ना वो आ गया इतना कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, मैं समझ गया हूँ। नहीं, एजेंसीज़ भी इस तरह ही चार्ज कर रही होती हैं, 5%, 6%, 7%। तो ये ब बिल्कुल ठीक है, जो 8% है वो बिल्कुल ठीक आपने डाला है। और स्पेशली जब, यार होता ये है कि क्लाइंट जब ज़ीरो से स्टार्ट या एक चीज़ से स्टार्ट कर रहा होता है ना, वो जो बेस बनानी होती है ना, मेन चीज़ तो वो बेस होती है। ऐसे ही है। बेस आपने बना दी, उसके ऊपर कोई भी आके खेलता रहे, जिस तरह वो पिच होती है, पिच अगर बन जाए तो उसके बाद फिर आप 100 मैचेस खेल लो। लेकिन पहला मसला तो पिच बनाना होता है कि बॉल बाउंस नहीं होगी, तो फिर आप किस तरह करोगे? कहने का मकसद ये है कि एक बंदा जो आके एक दफ़ा आपकी पीपीसी सीधी कर दे ना, उसके बाद फिर वो आप जो मर्ज़ी करते रहो, वो कहीं नहीं जाती। मतलब बहुत इम्कान होता है कि वो सही चलती रहे, इवन अगर आपने कुछ चीज़ें गलत भी की हुई हैं या वो भी की हुई हैं। तो प्रोसेसेस बनाना, उनको ध्यान से लेके चलना, फिर क्लाइंट को पता चले कि यार मेरी सेल्स इधर से इधर तक ग्रो होगी। वैसे भी आपने नोटिस किया होगा, एक दफ़ा पीपीसी भी स्टेबल हो जाए ना,
तो वो स्टेबल ही रहती है मोस्ट ऑफ द ईयर। ऐसा ही है। लेकिन ये है कि अगर आप किसी सीधी चलती हुई कैंपेन को आप हल्का सा पंगा करें तो फिर वो भी जो है ना बताती है हाँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। यार मेरे साथ ये होता है कि बहुत दफा ना कि मतलब मेरी आदत है, मुझे बहुत होता है कि यार रूल बेस्ड बिडिंग में टेस्ट करूँ ना। पिछले साल मैंने बहुत रूल बेस्ड बिडिंग टेस्ट की है, तो मैंने अपनी गलती भी बताई थी उस दिन। प्राइम डे पे ये हुआ कि मैंने ना प्राइम डे, हालांकि मेरे ख्याल से 13 को था, तो मैंने पहली जुलाई जुलाई में था, जून में था, उसको ना मैंने जाके रूल बेस्ड बिडिंग लगा दी। अब पहले 10 दिन वो बहुत फिट चली है, रूल बेस्ड बिडिंग बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही थी, इवन मैं जो रिजल्ट ले रहा था उससे अच्छे दे रही थी। तो मैंने कहा इसको चलने देते हैं। फिर आया प्राइम डे। प्राइम डे के रात 1 बजे ना उसने मुझे जो जहाँ पे 2.47 का मेरे पास आ रहा था ना सीपीसी, वो ले गया उसे 8.5 पे। अब उस पे मतलब दिन का आधा मतलब मतलब 2-3 बजे थे सुबह के अमेरिका के अंदर, और हमारा कितना हो गया, $3000 स्पेंड हो चुका है। सेल एक भी नहीं है, क्योंकि रात के 1 बजे जो बंदा एक्सप्लोर कर रहा है उसने किधर लेनी ये चीज। ऐसा तो ही है। मेरा जो वो है सीईओ, मैंने उसको वैसी कैंपेन भेजी, मैंने कहा यार ये देखो ये मसला आ रहा है ना, तो वो हंसना शुरू हो गया, कहते हैं यार तुम्हें नहीं पता रूल बेस्ड बिडिंग नहीं लगानी होती। मैंने कहा यार मुझे पता है, लेकिन बस मैं दिखा रहा हूँ कि यार ये कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा, और ये देखो हालांकि रूल बेस्ड बिडिंग पिछले 15 दिन से ही चलती रही है। तो वो भी कह रहा था, कहता है यार इस पे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेजोन के अगर हवाले कर दो ना तो अमेजोन फिर इस तरह से ना अपने पूरे कर लेते हैं। अमेज़न को क्या है, वो तो उनको एक-एक सेंट चाहिए जहाँ से मर्ज़ी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अच्छा वैसे अभी तक सबसे ज्यादा नुकसान तुमने अमेजोन अमेजोन मतलब कॉस्ट में किस चीज में सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं तुम्हारे ख्याल से? मेरे ख़्याल में वो जो हमारी फ्रेसी कैंपेन्स है ना, हम्म। मुझे उसके अंदर काफ़ी नुकसान हुए। लेकिन मुझे जो अच्छा। सबसे इफ़ेक्टिव कैंपेन मिली है ना, वो मुझे ब्रॉड मैच की लगी है, कि सबसे ज़्यादा हाँ हाँ। इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स ब्रॉड मैच ला के दे रहा है। और उसके अंदर भी हाँ। एक चीज़ ये है कि सिंपली आपके फ्रेजेस ना हो, अगर आप कोई साइज सेल कर रहे हो ना, अपने वो जो आपके रूट कीवर्ड्स हैं, रूट कीवर्ड के साथ अपने जो कीवर्ड्स हैं आपके, कुछ साइज़ है, जैसे पैक ऑफ 2 है या कुछ किसी चीज़ के अंदर इंचेस का साइज़ है, तो जैसे हम्म। 5 इंचेस है कोई चीज़, तो आप 5 के साथ अपनी प्रोडक्ट का छोटे से 2 कीवर्ड्स डाल दो, रूट्स रूट्स लगा दो, और आप उसको जो है ना ब्रॉड मैच के अंदर चला दो। तो अब वो जो है ना 2 चीज़ों पे जाके काम कर रहे हैं। एक वो जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उन पे भी काम कर रहा है, और दूसरा जो आपकी फ्रेजेस हैं, वर्ड वर्ड फ्रेजेस, उन पे भी काम कर रहा है। तो वहाँ से जो है ना आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ला के मिले मुझे। बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स ही मिले हैं वहाँ से, और मेरा जो एकॉस है वो 5 से 6 के अंदर रहा है उन कैंपेन्स का। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये वैसे स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, थैंक यू फॉर दैट। हाँ। और वैसे मैं पता है ओवरऑल अमेज़न का पूछ रहा था कि ओवरऑल अमेज़न में ना क्या है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि यार अचानक ही ना अमेज़न यूँ करता है कि 3 महीने बाद ना आपका कोई कीवर्ड वैसी वो ना पीछे कर देता है, या क्या करता है कि यार उस पे सेल्स आना बंद हो जाती है। आपका एक कीवर्ड अच्छा खासा 4 महीने 3 महीने आपको अच्छी सेल दे रहा होगा, फिर अचानक ही 1 महीने या 10-15 दिन वो बिल्कुल ही रुक जाता है, गायब हो जाता है। और आप हैरान होते हो कि यार ये इतनी अच्छी सेल्स इस पे आ रही थी, मतलब अगर आपको आ रहा था ना उस पे 3 का रोएस आ रहा था या 4 का रोएस आ रहा था, अचानक ही उसके ऊपर ना आपका रोएस 1 पे चला जाता है या 1.5 पे चला जाता है। आप परेशान होते हो, उसके बाद वो एक साइकिल गुजरता है, उसके बाद वो फिर वही 3 या 4 रोएस पे आ जाता है। इसके ऊपर मैं भी कर रहा हूँ केस स्टडी कि यार ये किस वजह से होता है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। जब मैं देख रहा था ना, तो उसका मैं वही फिगर आउट करने के लिए कर रहा था। ज़्यादातर जो मुझे आंसर लगा है वो ये है कि कोई नया कंपेटिटर आता है ना, तो उसको वो कीवर्ड के ऊपर ना उसको शिफ्ट कर देता है, मतलब उसको ज़्यादा उस कीवर्ड के ऊपर देना शुरू करता है, हालाँकि हम कब से रैंक्ड हैं और ये वो। तो कुछ होता है इस तरह की चीज़ें जो 2-3, लेकिन मैं भी इसके ऊपर केस स्टडी पूरी कर रहा हूँ ताकि मुझे पूरा सही इतना पता हो कि यार ये, ताकि मैं सही ठोस बात कर सकूँ। तो भी इस पे लगा हूँ। तो वो लाज़मी शेयर कीजिएगा, वो जो है ना, हाँ, इधर भी इंशाल्लाह हमारे हाँ। यहाँ भी यही मसला है। वही ना, ये काफ़ी मसला चल रहा था, मैं उसी के बाद देख रहा था कि यार ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। अच्छा वैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है अमेज़न के अंदर, अगर आप डे टू डे मैनेज कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है जो कि आपको देखनी पड़ती है, जो देखनी चाहिए? मैं जो चीज़ सबसे ज़्यादा देख रहा होता हूँ ना, वो मैं सिंपली रैंकिंग ही ट्रैक कर रहा होता हूँ। आपके जो मोस्ट वैलिड कीवर्ड्स हैं, और उनके ऊपर आपकी एक तो सीपीसी क्या आ रही है, दूसरी उनकी जो है ना आपकी रैंकिंग क्या है। हुँ। क्योंकि आपकी जो सिंपल जो आप और कन्वर्जन रेट, जो बेसिक सबसे मेन चीज़ है वो कन्वर्जन रेट है। अगर आप
किसी भी कीवर्ड के ऊपर कन्वर्जन रेट अच्छा है तो आप ऑर्गेनिकली रैंक होगे और आपको ऑर्डर्स जितने चाहिए आप उतने ऑर्डर्स लो। हाँ, अगर आप किसी कीवर्ड को ओवरबिड भी करते हो ना, तो ओवरबिड के अंदर ये होता है कि आपकी क्लिक ज़्यादा पड़ती हैं, आपका कन्वर्जन रेट कम होता है। जब आप ओवरबिड आपने किसी कीवर्ड को कर दिए, तो आपका कन्वर्जन रेट ड्रॉप हुआ तो आपका जो ऑर्गेनिक रैंक है ना, वो भी साथ-साथ ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। हालाँकि वही कीवर्ड पहले कम सीपीसी पे सही परफ़ॉर्म कर रहा था, उसकी सीपीसी बढ़ाई है, ओवरबिड किया उसको, तो बस उसने जो है ना अपना वो सारा पुरानी हिस्ट्री उसकी खराब हो गई है। हाँ, फिर आप उसको जो है ना दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, वैसे अभी तक सबसे बड़ा मसला क्या फेस किया अपनी लाइफ़ के अंदर अमेज़न के अंदर? रोज़ कोई ना कोई मसला आ जाता है, मसले का क्या हाँ, है? रोज़ मसले ही हैं, अमेज़न मसले ही तो नाम है। बस ये कहने को ही सबसे पैसिव इनकम है। सबसे बड़ा जो मसला है वो ये था कि हम वो कार एक्सेसरीज़ बेच रहे थे। तो अच्छा, उसके अंदर अच्छा। जो है ना अमेज़न हमारी प्रोडक्ट पे वो वायलेशन लगा दी कि जो इम्प्लीमेंट होती ही नहीं थी। तो ठीक, उसको ठीक। सॉल्व ओह! करते हुए जो है ना हमारे 3 महीने लग गए। ओए! हमारी वो जो सारा एक जो सेल्स का एक ग्रोथ का ग्राफ बना हुआ था, वो तो सारा बना हाँ। ग्राफ ही डिस्टर्ब हो गया क्योंकि हमारे वो हमारे सारे जो है ना मेन एसक्यूज़ थे और मेन सेलिंग वेरिएशन थी। हुँ, और हुँ। वो ऐसे मसला था कि ईद के दिनों के अंदर ही बैठ के मुझे उस पे काम करना पड़ा है, वो उसके बाद जाके सॉल्व हुआ वही। क्योंकि अमेज़न ने ये भी कह दिया था ईमेल के अंदर कि अगर आप इसको विदिन 3 डेज़ आप इसको सॉल्व नहीं करते, तो हम जो है ना आपका ये अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। तो उसके अंदर फिर ये था कि जो एयर एक्ट था वो उसकी पूरी जो यूएसए की लीगल वेबसाइट्स है ना सारी जहाँ पे लीगल बिल्कुल, बिल्कुल, कॉलम्स और हाँ। ये फॉर्म्स पड़े हुए सारे, वहाँ पे जाके रिसर्च करके कौन-कौन से एक्ट किस-किस चीज़ पे अप्लाई होता है, क्या कुछ उस तरह से फिर एक पूरे रिसर्च डॉक्यूमेंट बना के वो दिया था, इतना लंबा करके। ओए होए होए होए! यार इस पे जो दिमाग लगता है, उफ़! पता है हम लोग मरने बहुत वाले कुछ हो था। जाते हैं कि ये जो जब ये अमेज़न के अकाउंट सस्पेंशन या ये वाली चीज़ें आती हैं ना, ये मेरे ख्याल से कम से कम अगर अमेज़न का जो सबसे मुश्किल काम है ना, जिसमें मैं हाथ डालना क्या मैं मतलब मुझे कहीं से पता चले ना कि यार इसके ऊपर वायलेशन आ सकती है, मैं उससे दूर भाग जाता हूँ। मतलब हालाँकि वो बंदा मुझे जितने मर्ज़ी पैसे दे रहा हो, मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर वो वाली आपकी बात है कि यार एक तो पूरा लीगल डॉक्यूमेंट आपने बनाना है, फिर लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर आपके सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। फिर उसके अंदर अमेज़न को बताने के लिए फिर ये है कि आपको अमेज़न के साथ भी लड़ना ही पड़ता है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट भी है, फिर आपने हर रोज़ उन्हें पुश करना है कि सर जी ये कर दें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनके साथ जो एक्सप्लेनेशन वगैरह देनी हो, तो वो वाला काम तो वाक़ई ही बहुत औखा है और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लड़के इसी में मार खाते हैं। जो मैं आजकल देख रहा होता हूँ ना ऊपर-नीचे जो आ रहे होते हैं क्वेश्चन्स, वो यही होता है कि यार हाँ, रीइंस्टेटमेंट की प्रॉब्लम आ गई है, बाकी इन चीज़ों की प्रॉब्लम आ गई है, तो ये जिसका हाथ इस पे बैठ जाए ना, उसको बाकी चीज़ें हलवा लगती हैं कि यार ये तो मैं कुछ भी कर लूँगा। वो असल में अब ये जो इश्यू चल रहा था ना, ये दिन भी ईद के थे और ईद के दिनों में अमेज़न ने जो है ना वार्निंग दे दी कि आप वो इश्यू हुँ, सॉल्व करो इतने दिन के अंदर वरना आपकी लिस्टिंग जो है ना और आपका अकाउंट वो सारा जाएगा। और वो हमारी थी भी मेन सेलिंग प्रोडक्ट थी और उसकी भी मेन सेलिंग वेरिएशन थी। तो उसके वही अंदर जो है ना कि सारा कुछ करना पड़ा और ईद के दिन थे, कज़न सारे और भाई छत पे बारबेक्यू कर रहे हैं और मैं अच्छा, नीचे अच्छा। लैपटॉप पे बैठ के अपील्स लिख रहा हूँ और बना रहा हूँ, रिसर्च वगैरह कर रहा हाँ, हूँ सारी। दोस्तों ने मज़ाक तो बड़ा उड़ाया होगा, कज़िन्स वगैरह जो होते हैं ना। वो बस उनका हाँ, लड़के हैं तो लड़के ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। वो तो तंग करते रहते हैं, अब आज भी लगा हुआ है, ऐसे क़यामत वाले दिन भी लगा हुआ होगा। ये तो मैं बहुत सुनता हूँ, ये क़यामत वाले दिन भी यही कर रहा होगा। तो ये है, लेकिन ये करना पड़ता है यार, वो ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर बंदा चिलिंग के दिन भी आते हैं, जिस दिन बंदा बैठ के सारे कज़िन्स को तंग कर रहा होता है, क्या होना चलें, अब मैं फ्री हूँ, तो तुम क्या कर रहे हो? तो होता है, लेकिन ये है कि टाइम आता है तो बंदा करता है। और इसके मेन साथ चीज़ भी ऐसा यार ही है, पैसे भी इसी की है, कि जो आपका इस तरह की जो मेन ऐसा ही है। इश्यू से आप निकाल लो ना, तो फिर बाकी वो ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है, बाकी भी हो जाता है। अच्छा, मैंने जो अभी तक सबसे बड़ा मसला फेस किया है ना, वो ये था कि हमारे पास एक अकाउंट आया और अभी हमारे साथ भी ये एक मसला आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें मसला बताता हूँ। हमारे पास एक अकाउंट आया, अकाउंट ये कर रहा था कि अकाउंट बेच रहा था फर्नीचर और टॉयज़, ठीक है? टॉय की प्राइस है $10, फर्नीचर जो था वो 4000 पाउंड का था, ठीक है? 10 पाउंड का टॉय था और 4000 पाउंड का वो था। मेरे ख्याल से होलसेलर था या जो भी था, मुझे अब इस तरह याद नहीं है। अब हुआ ये था, ये जेन्युइन इश्यू है और ये कोई भी पूछ सकता है। एक मैं पिछली जिस एजेंसी के अंदर काम कर रहा था उसके अंदर, हमने जो की हुई थी ना ऑडिट की रैंकिंग, वो रैंकिंग हमने ये बनाई हुई थी कि जो था ना बाय सेल्स जो था ना हम उसको करते थे।
मतलब अगर हमने लिस्ट डाउन करना है ना ठीक है। कि किन-किन हाँ, सही है। प्रोडक्ट्स का हमने ऑडिट करना है, हम उसे करते थे बाय सेल्स। अब वो जो $10 का जो प्रोडक्ट था ना, वो सेल हुआ था कोई 500, तो वो आ गया ऊपर, और जो 4000 पाउंड का जो था ना, वो आ गया नीचे, उसकी कोई हुई थी 5 सेल्स। अब $10 का प्रोडक्ट अगर 500 दफा सेल होता है, तो वो निकालता है 5000 पाउंड, और जो दूसरा वाला है ऐसे वो ही है, 3 दफा भी हो जाए ना, तो वो उसे ट्रिपल बना लेते हैं। ऐसे ही है। अब हमने बनाया ऑडिट, ऑडिट बना के हमने भेज दिया, ठीक है। ना किसी और ने देखा ना मैंने देखा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा टॉयज थे, मतलब एक टॉय नहीं था, काफी ज्यादा टॉयज थे, और टॉयज का हमने किया, और हमने ना अपनी तरफ से, वैसे मैं 5 का था, हमने 6-7 का करके दे दिया कि ये खुश हो जाए। उसकी वापस ईमेल आई, कहते हैं भाई ये तो मतलब ये तो हमारी उसके अंदर है ही नहीं, हमने तो दूसरे का कराना था। ओए होए होए, वो जो हमने बेइज्जती फील की है अपने प्रोसेस के अंदर, वो बड़ा इशू बना था, मतलब वो एक सीरियस इशू खड़ा हो गया था कि यार ये क्या बात हुई है वो। तो मजे की बात ये कि वो ज़ाहिर है हमने अपनी तरफ से, देखो 99% तो ऑफ केसेस में आप सेल्स पे ही करोगे, मतलब जो ऑर्डर वाइज ही करोगे ना, कि ऑर्डर जिसके ज्यादा ऐसे है ही हम। है। तो ये हुआ था, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी कि ये सामने वाला इश्यू था, क्योंकि यार बाकी जो प्रोडक्ट्स थे, मतलब वो इतने थे कि उनकी एक-एक उन्होंने लिस्टिंग डाली हुई थी, मतलब लिस्टिंग की एक-एक इमेज डली हुई थी, और वो कहीं नीचे थे, कभी उसकी 3 आ रही हैं, कभी उसकी 4 सेल्स आ रही हैं। तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स ही इतने, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो बंदा भूल जाता है। तो वो एक जो बेइज्जती मैंने फ़ील की थी कि यार मुझे इतना भी नहीं आता मुझे तो ये भी नहीं पता कि यार मैंने कर, हालाँकि हम क्योंकि पढ़े होते हैं ऑडिट्स 10-15 एक साथ पाइपलाइन में हो, तो बंदा निकाल ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा ना मेरे ऐसे साथ ही है। अमेज़न का ये मसला हुआ था कि जो कि हमने अपनी तरफ से सॉल्व कर दिया था, लेकिन वो फिर मध्य हुए, तो बड़ा मसला हुआ था उसका। खैर ये अब चलता जो रहता एक चीज़ में है। बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। साथ जो इश्यू आया ना कि जब मेरे पास अकाउंट न्यूली ऑन बोर्ड हुआ ना पहला, तो उसको हमने जब रिपोर्टिंग की, ठीक है? तो हुँ। जब मंथली जो रिपोर्ट बनाई पेमेंट की, क्या प्रॉफ़िट, ग्रॉस प्रॉफ़िट, नेट प्रॉफ़िट की रिपोर्ट बनाई, तो उसके अंदर $1400 का प्रॉफ़िट आ गया। अच्छा, लेकिन अच्छा। वो रिफंड्स के बगैर था, उसके अंदर रिफंड्स थे ही नहीं। तो ओह! हम बड़े खुश कि हमने इतना ज़्यादा हमने प्रॉफ़िट बना लिया, और वो सीधे क्लाइंट को भेज दी, ठीक है? ठीक, ठीक, ठीक। तो हाँ, बाद में ज़हन में आया कि भाईजान रिफंड्स भी तो आते हैं, तो रिफंड्स का क्या बनेगा? हाँ। तो जब रिफंड्स डाले तो वही 1400 का प्रॉफ़िट सीधा कम होके आ गया 600-700 पे। हाँ, फिर वो बिल्कुल, हमने बिल्कुल। सेव करके रख ली कि अगर क्लाइंट ने माँगा तो दे देंगे, वरना जैसे हाँ, चल रहा है बस ठीक है, चुपचाप चलता हाँ। रहे। यही फिर प्रॉफ़िट नेक्स्ट है। मंथ से इस चीज़ को हम सेव कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट ठीक, मंथ ठीक, से ठीक। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हाँ, नेक्स्ट मंथ से हम वो तो उसने रिफंड्स भी डाल पता देंगे, किया था लेकिन ये जो क्लाइंट ने कि महीने कोई नहीं? हाँ, नहीं उसने नहीं पूछा। ठीक, उसका ठीक, असल शुक्र। में इतने सारे इस बीच में चीज़ें चल रही थी कि उसको फुर्सत ही नहीं मिली कैलकुलेट करने की। नहीं, नहीं, यार ये होता है, ये पता है, ये सीरियसली हर फ्रीलांसर से पूछ लो, बेशक होता है। जो अच्छा क्लाइंट है, जो टिकने वाला क्लाइंट है, उसको नहीं परवाह होती, उसको रिपोर्ट देते हो, नहीं देते हो, वो खुश है, वो कहता है जो कर रहे हो करने दो। जो आपका मसले वाला क्लाइंट होता है ना, उसने आपकी रिपोर्ट के अंदर एक-एक चीज़ चेक करनी है। उसने आपको ये भी कहना है इस पे कॉमा क्यों नहीं लगा हुआ? इसके ऊपर ये क्यों नहीं है? ऐसा ही है। इसके ऊपर आपने ग्रीन क्यों डाला हुआ है? इसका डैशबोर्ड इस तरह का क्यों है? जो मुझे पहला क्लाइंट मिला था वो भी इस तरह का ना, वो मेरे साथ ना हर रोज़ लग जाता। मतलब उसने मुझे कहा कि अच्छा मुझे ये रिपोर्ट दे सकते हो? एक नॉर्मल रिपोर्ट हमने बनाई हुई थी, उसने उसके अंदर से भी ना कुछ 15-16 चीज़ें निकाल के कर दी। मैंने भी कहा कि यार मेरा पहला क्लाइंट है, मैं खुशी से ना उसको सही दबा के ना, मतलब जितने हो सकते थे ना, मैंने उसके लिए 15 पेजेज़ की रिपोर्ट बना ली। अब मैं हर रोज़ मंडे को उसके साथ हर रोज़ ट्यूसडे को मीटिंग होती थी। हर रोज़ मेरा मंडे पूरा ज़ाया हो, मैं उसके लिए बना-बना के लगा हुआ। क्लाइंट कितना था? क्लाइंट की टोटल सेल्स थी मेरे ख्याल से $8000 की। हाँ, टोटल सेल्स $8000 की थी, ठीक है। और वो इस तरह ना, मतलब लगा हुआ हमारे साथ कि यार ये वो। उसके बाद मेरे पास क्लाइंट आया जिसके पास $100,000 की सेल्स थी, ठीक है। वो लगा हुआ, और वो पूछे ही ना, उसको मैं रिपोर्ट भेजूँ, रिप्लाई ना करे। मैं कहूँ यार ये तप गया मेरे पे, क्या हुआ है? बंदे को बड़ा डर लगता है यार ये रिप्लाई नहीं कर रहा। तो वो कहता था ओके, ओके ना। फिर एक दिन उसने मुझे मीटिंग में बुलाया, कहता है यार एक छोटा-सा मसला है। मैंने कहा यार जा ही ना बस मेरे साथ ही रहे सब कुछ करूँगा। खैर वो कहता है यार मसला ये है कि हमने ना अपनी टीम को कहा था कि हम लोग ना इस दफ़ा $150,000 करेंगे। हमारा ना अभी $131,000 आ रहा है, और 20 तारीख है। तुम इस तरह करो, तुम पीपीसी बढ़ा दो, तो हम ना इधर से पूरा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी दूसरी डी2सी में सेल्स नहीं हो रही, जो डायरेक्ट हमारी शॉपिफाई वेबसाइट है उस पे सेल्स नहीं आ रही।
मैंने कहा चलो शुक्र है इसने कम से कम ये तो नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने बढ़ाई तो शुक्र है उसका मैंने पूरा कर दिया। तो पूरा करके मैंने इसे रिपोर्ट भेजी। तो उसका यही था, इवन उसके बाद जब मैंने उसे छोड़ा तो वो कह रहा था यार कोई मसला नहीं है, हम तो ये मतलब साथ ही रहेंगे ये वो ना। तो इस तरह के क्लाइंट के साथ बड़ा मजा आता है। लेकिन जो रोले वाला क्लाइंट होता है ना हमेशा, वो आपके अंदर मतलब वो हर तरह की रिपोर्ट मांगता है। वो कहता है अच्छा जी ओवर स्पेंड की दो, अंडर स्पेंड की दो, जो आपके कीवर्ड्स नहीं चले उसकी भी रिपोर्ट दो, फिर ये क्यों नहीं कीवर्ड चला। असल में कभी-कभी आदमी के फ़ोकस की बात भी होती है। अब ये जो मेरा क्लाइंट 1 साल से इसको ऑलमोस्ट होने वाला है, माशाल्लाह। इसको सिर्फ़ मंथली एक नेट ग्रॉस प्रॉफ़िट की रिपोर्ट चाहती है इसको, ठीक है? कि बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, हाँ। ये नेट प्रॉफ़िट है, ग्रॉस प्रॉफ़िट है, उसको इससे सिर्फ़ मतलब है। उसको कीवर्ड्स की रैंकिंग वो सारी चीज़ें हमारा सर दर्द है। और इसका एक और प्रोजेक्ट था, तो वो हमने उठा लिया, वो था ईमेल मार्केटिंग का। उसके हुँ। अंदर जो है ना मेलचिम्प के थ्रू ईमेल्स बनानी थी। तो वो बिल्कुल, जब हमने बिल्कुल। ईमेल डिज़ाइन की, तो उसके अंदर ये बंदा इतने मसले लेके आया कि वो 10 दिन का काम था हमारे 2 महीने पे गया। कि उसके ओए! अंदर हाँ, इस चीज़ का फ़ॉन्ट ये कर दो, इसका हाँ, साइज़ ये हाँ, कर दो, हाँ, इसका हाँ। कलर ये कर दो। एक कि वो जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वाला होता है, तो उसके बाद जो है ना उसको तौबा तौबा की इससे कि हाँ, पैसे तो जो बोल हाँ, दिए, लेकिन इसके बाद कोई भी ऐसा काम नहीं हाँ। करना। कभी नहीं करना। मेरे साथ प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत दफ़ा हुआ है। मतलब एक दफ़ा से बंदे को सीखना चाहिए लेकिन मैंने नहीं सीखा। मैंने ना मैंने 5-6 दफ़ा प्रोडक्ट हंटिंग के क्लाइंट उठाए हैं और मुझे प्रोडक्ट हंटिंग से मैं आगे किसी को दे देता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट हंटिंग है, क्योंकि मेरे पास आता है पीपीसी का क्लाइंट। अब आगे मैं उसको देता हूँ कि यार ये कोई प्रोडक्ट हंट कर दे, और जब अल्लाह इल्ला माशाल्लाह मैंने जितनी भी दफ़ा किसी को दिए है ना, उसने सही सत्यानाश किया। पहले मैं उसे अप्रूव करता हूँ क्योंकि मुझे भी प्रोडक्ट हंटिंग उस तरह से नहीं आती। तो जब आगे क्लाइंट के पास जाता है ना, क्लाइंट कहता है यार ये क्या सत्यानाश है, वो मुझे फौरन काउंटर आर्ग्यूमेंट दे देता है। फिर मैं उस तक जाता हूँ और फिर जब उस पे जाता हूँ तो वो कहता है यार मैं तो इस तरह करता हूँ, और वो फिर जो आपका लोकल फ्रीलांसर है ना, वो जब आपके साथ लड़ने लगता है ना, बंदा कहता है यार मेरा तो काम ही नहीं है। फिर खैर मैंने अब ये करना शुरू किया कि दोनों को मिला देता होता हूँ कि यार आपस में खुद करो, मैं इस बीच में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाह रहा, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग से यकीन करें नफरत सी हो गई है कि यार खुद ही करो। ऐसा ही है। तो मुझे भी एक बात ये टाइम पे समझ आ गई थी कि पैसा जो है ना आपका पीपीसी के अंदर है, और पीपीसी जो है ना आप घूमते फिरते रहो, सोते चलते रहो। कभी आप हाँ, 2 दिन भी डैशबोर्ड खोल के देखो तो आपको पता है हाँ, भी सब कुछ सीधा जा रहा है, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। प्रोडक्ट हंटिंग या बाकी चीज़ें ही हैं, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपका पैसा है। जैसे ही आपका माउस रुक गया है, तो पैसे हाँ, बनना बंद हो गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बाकी टेक्सटाइल के बारे में कुछ बताएँ, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स के बारे में? टेक्सटाइल पे काम ही नहीं किया, अभी तक कोई वास्ता नहीं पड़ा। वो बड़ा औखा होता है। नहीं मैं वो वैसे ही मज़ाक कर रहा था कि वो है ना ये ई-कॉमर्स वाले ग्रुप्स रहा के है अंदर के। वास्ता, रहा है वास्ता टेक्सटाइल के साथ। ठीक, ठीक, ठीक। मेरी जो पहली लॉन्च थी ना, वो असल में ये था कि क्लाइंट की इन्वेंटरी पहुंची हुई थी एफबीए के अंदर, और ठीक, ठीक, उसको जो ठीक। है ना उसकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हुई हुई थी। तो वो आया अच्छा, कि अच्छा। वो सियालकोट की थी पाकिस्तानी, अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। कि उन्होंने कुछ अपनी स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट थी, उन्होंने उनकी लिस्टिंग लाइव करनी थी। और ये जो थी इसको सप्रेस सर सप्रेस हटा के सर्दियाँ आ रही थी, तो वो जो जैकेट्स थी उन जैकेट्स को करना था लाइव। अच्छा, ठीक, उनके ठीक, ठीक, सारे ठीक। मसले हल करके फोटोग्राफी सेट कर दी उन सब की, और वो जैकेट्स लाइव कर दी। अब अच्छा, जैसे अच्छा। ही वो जैकेट्स लाइव हुई ना, तो 4 दिन के अंदर यूके का था वो, तो 400 पाउंड गया उनका, ठीक है, 4 दिन के ठीक, अंदर। ठीक। वो वो तो ऑटो कंपेन से 400 ले गई। उसके बाद हाँ, क्या सीन हुआ कि ऑर्डर्स उनके आए, ऑर्डर्स तो अच्छे आए, लेकिन उनका जो है ना एनसीएक्स रेट बहुत ज़्यादा था, और उनका ठीक, ठीक। ओडीआर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर जो है ना आपका साइज़ का इशू था उनका। हाँ, उनके हाँ, हाँ। 10% से ज़्यादा वो रेट था सारा एनसीएक्स वाला, तो उनको जो है मजबूरन अपनी वो सारा स्टॉक वापस मंगाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। और मेरा ठीक, भी ठीक, उनके ठीक। साथ 1 महीने ही चला था, क्योंकि वो सिलसिला जो चल रहा है, तो वो हाँ, ऐसा उनका हाँ। दबाव हो गया कि उन्होंने जो है ना सब कुछ बंद कर दिया। मैं समझ गया हूँ, हाँ। क्योंकि यार असल में मसला यही है कि अगर आप ये जैकेट्स या ये वाला काम करें ना, मेरे दोस्त ने जैकेट्स का काम किया था। ऑस्ट्रेलिया में उसने किया था, उसके पास ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस नंबर था, उसने कर करा के बना लिया था या क्या पता पहले से जो भी। उसने ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट बनाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसे लाइव किया, एडवर्टाइज़मेंट चलाई, और उसने ये किया कि मेनली सियालकोट का जो प्रोडक्ट था ना, करता वो ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया में टॉप सेलिंग थी ना जैकेट्स, उनके सांचे लेके रखे हुए थे। जब ऑर्डर आता था उसने ऑर्डर का डिले टाइम डाला हुआ था कि यार ये ऑर्डर जो है ना ये आपको 15-20 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि हम आपके हिसाब से आपके साइज के हिसाब से बनाएंगे। तो वो उसने काफी ना वो ध्यान से वेबसाइट बनाई हुई थी कि जिसके अंदर वो पूरा ना पूछता था कि अच्छा ये क्या है, आपकी स्लीव लेंथ क्या है, ये आप डाल दें। तो वो क्लाइंट खुश होकर डालता था कि यार ये बिल्कुल ना मेरे हिसाब से होगी, मेरी फिटिंग में होगी। और उसको ये हाँ, कह देते थे परफेक्ट कि होगी। क्योंकि हमारे पास
ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम आपको ना थोड़ा लेट देंगे, तो ये वो कर करा के ना फिर वो ये होता था कि जैसे ही ऑर्डर आता था उसने वो सांचे बताए होते थे, क्योंकि सियालकोट में या फैसलाबाद में मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। जहाँ पे लेदर का काम है, तो वहाँ पे उन्हें दिखा दो ना तो वो बना देते हैं, उसका इतना इशू नहीं है। तो वहाँ से वो ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में चार्ज करता था, यहाँ से लोकल में उसे मेरे ख्याल से 8,000 रुपए की पड़ती थी, वहाँ से वो अच्छा खासा चार्ज कर रहा था। तो वो ये था कि वहाँ पे जब मतलब भेज देता था तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन वो भी रुक गया क्योंकि वो स्लो जो ऑर्डर है ना, क्योंकि अभी वो नहीं है। हम यार हम जब दराज पे कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, हमें चाहिए होती है 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आ जाए, वरना फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। आप पाकिस्तानी लोकल ई-कॉमर्स को तो छोड़ दिए, वो तो बस उसका बेड़ा ही पार है। रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज से शॉपिंग की और वो पेज अच्छा खासे उसके फॉलोअर्स थे, 10-11 हज़ार फॉलोअर्स थे और थे भी सियालकोट ठीक, के ही ठीक। वो। तो अच्छा, अच्छा। अब उसके ऊपर अच्छे खासे रिव्यूज़ भी थे, सब कुछ था। हाँ। और मैंने जब शॉपिंग की तो प्रोडक्ट्स आई तो सारी फेक प्रोडक्ट्स थी। तो उसको वही मैंने मैसेज किया कि भाई ये क्या है, तो वो जनाब ने ब्लॉक किया और गए शाम आगे को। निकल गया। ठीक, ठीक, हाँ, ठीक। ये बड़ा गलत है, वाक़ई ये हाँ। गलत है। अच्छा और मेरे उनके साथ पता है उन्होंने क्या एड्स भी चलाए हुए थे। हाँ, वो वो होते हैं यार। एड वो इस तरह की है ना, क्योंकि पता है ये काफ़ी मैंने सुने थे काफ़ी इस तरह के स्कैम्स इस तरह के थे कि लोगों ने वो मेरे चाचू ने बताया था कि उनके दोस्त ने किया है। मतलब वो ऐसा बता रहे थे कि ये देखो ये कितना तेज़ है। वो लंडे से जाके उसने शर्टें ली, शर्टों की तस्वीर नहीं डाली, उसने शर्टों की प्यारी तस्वीरें डाली कि ये वाली शर्ट इसके साथ ना, इंटरनेट से तस्वीर लेके डाली। तो जो ऑर्डर्स आए उसने वो वाली लंडे की यूज़ शर्टें जो है ना, वो शिप कर दी। पैसे उसके पास पहले ही आ गए थे, वो जो होती है कैश ऑन डिलीवरी वो आ हाँ, गई थी। तो वो लेके तो उसने फिर ना वो बंद कर दिया और उसने ये रखा हुआ था कि वो ना उसने साइकिल रखा हुआ था कि इतने दिनों बाद ना मैं नया पेज बनाऊँगा, इतने दिनों बाद मैं नया पेज बनाऊँगा। तो वो एज़ अ बिज़नेस मॉडल लेके चल रहा था, वो एक बहुत बड़ा एलाबोरेट बिज़नेस मॉडल था कि इसके बाद में ये बंद हो जाएगा, इसके बाद हम ये ऑन करेंगे, ये ऑन करेंगे, ये ऑन करेंगे, ये ऑन करेंगे। मैंने कहा ये भी ठीक है। उसने लेयर्स बनाई हुई है ये अपने स्कैम की। फुल ऑन डबल शाह। हाँ। वही ना। तो आजकल तो यार वो इधर इधर भी चल रहा है कि 1 करोड़ दें और फिर 3 करोड़ ले जाएँ, 2 करोड़ ले जाएँ। वो जो अंकल हैं ऑनलाइन लगे होते हैं कि यार मैं इतने कर दूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा यार पता यहाँ नहीं। पे बहुत स्कैम्स चलते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि यार इतने स्कैम्स निकाल किस तरह लेते हैं यार। ऊपर से वो जो डेली पाकिस्तान वाला है वो हर बंदे को कवर कर रहा होता है। मैं कहता हूँ यार थोड़ा-सा तो मतलब आसरा तो करो ना। और हमारे लोग भी इतने हैं कि वो सुनते हैं, एक-एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। बिल्कुल, उनका बिल्कुल। इंटरेस्ट भी हाँ, इसी चीज़ के अंदर है। वही ना। अभी अभी वो रिसेंटली ये जो आपकी ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स हैं, अ, हुँ। मेरे कुछ कज़नों ने उनके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो उन्हें मैंने थोड़ा बहुत वार्न किया कि यार ये जो है ना 2-4 दिन का प्रॉफ़िट होता है, आप मत करो इस हाँ, तरह हाँ, से। हाँ। आपको कौन बिल्कुल। $30 लगाने का, आपको 4 दिन के अंदर $30 वापस और आपको अगले दिन से 5-6 का प्रॉफ़िट और बिल्कुल, 4 बिल्कुल। दिन हाँ। में आप करोड़पति बन जाओगे, तो ऐसे कुछ नहीं हाँ, होता। तो वो एक हुँ। एक प्रॉफ़िट आया, उन्होंने एक दफ़ा जब प्रॉफ़िट आ गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उधार लेके पैसे बीच में डाल दिए। ओह! और हाँ, जिस दिन वो उधार गलती लेके की थी। डाले ना, तो वो बिल्कुल। बस फिर उसके बाद उनका विथड्रॉ का बटन ही गायब हो गया उस ऐप का, हाँ, वैसा कि बस पैसे अंदर पड़े हैं, विथड्रॉ नहीं हो रहा। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, ये भी सही है यार, विथड्रॉ बटन गायब कर दो। ये बड़े मज़े की चीज़ है। ये विथड्रॉ तो का अच्छा है। बटन काम नहीं कर रहा, आपको आप उस पैस पे क्लिक कर रहे हो। हाँ, वो उसकी फंक्शनैलिटी उतार दी। ठीक है, ये भी सही है यार, ये हाँ, बड़ा अच्छा है। ये तो मुझे अच्छा लगा। और असल में दूसरी बात ये कि उन्होंने फिर आगे इस पे वो कज़न जो थे, उन्होंने इसके ऊपर जो है ना और थोड़ी बहुत टेस्टिंग वगैरह की, तो उन्होंने नया अकाउंट बनाया। कहते हैं नया अकाउंट बनाया, वो काम कर रहा है। हुँ। जिस हमारे पुराने हाँ, अकाउंट हाँ। डीएक्टिवेट हो, नए ठीक, अकाउंट अभी ठीक, भी ठीक। चल रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने रखा होगा, वो साइकिल बनाया होगा। बिल्कुल साइकिल वाले काम सही ऐसे हैं ही है। यार ये, वो इसका। तो मैंने वो उस दिन क्या कर रहा था मैं, उस दिन एक बंदे से बात कर रहा था तो उसका था कि यार मैं भूल गया हूँ, बिल्कुल ही मेरे ज़हन में भी बात आई हुई थी, वो बिल्कुल ही निकल गई है। हाँ, मेरा दोस्त ने मुझे कॉल की, कहता है यार मैंने ना अमेज़न सीखना है। मैंने कहा यार उसको मैंने एक दफ़ा वार्न किया, मैंने कहा देखो अमेज़न सीखने का मसला नहीं है, वो पीएल करना चाह रहा था। मैंने कहा देखो पीएल का मसला ये है कि तुम्हारे पास जो मेरा ख़्याल है ना $8,000 तुम्हारे पास होना चाहिए और $8,000 वो वाला है जो तुमने भूल जाना है। क्योंकि मसला ये है कि ऐसा ही एक है। इन्वेंटरी मंगवाओगे, मतलब $1000 तो बड़े आराम से आपकी वो सेटिंग वगैरह में लग जाता है कि यार आपने वो एलएलसी परचेज़ की, ये वो सारा कुछ ठीक है। उसके अंदर बेशक आप हंटिंग का भी डाल दो कि चलो आपने $600 की एलएलसी परचेज़ की, साथ में $400 आपने हंटिंग के दे दिया, आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब उस प्रोडक्ट को आपने एक तो मैन्युफैक्चर भी करवाना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ आप
पहले शिपमेंट मंगवा के इधर लेके आओगे, वो आपका अगर $20 का प्रोडक्ट है, 100 आपने यूनिट्स मंगवाए हैं, वो सारा कर करा के आपका हो गया। लेकिन फिर आपने दूसरी शिपमेंट भी आपने साथ ही मैन्युफैक्चर करानी है, ताकि अगर ये प्रोडक्ट चल जाए तो आपकी ये जो शिपमेंट है ये साथ पहुंचे तो सही ना। ये तो ना हो कि आपका मतलब चल जाए प्रोडक्ट, कभी कभार होता है प्रोडक्ट बहुत फिट चल जाता है और आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, फिर आपको सही है। वो सारा कुछ दोबारा जीरो से ही करना पड़ता है। तो मैंने उसे समझाया, उसको नहीं समझ आई, वो खैर चुप कर गया। उसके बाद फिर उसने 2 महीने बाद मुझे फिर 1 महीने बाद फिर कॉल की, कहता है यार ज़ुरियत मुझे हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं यार असल में मेरा दोस्त था जिसने मेरे साथ ही कॉमसेट से की थी, डिग्री की थी। मैंने कहा ठीक है। कहता है यार उसने ना 2 साल 1.5 साल पहले अमेज़न जॉइन किया था और कल उसने ना रीबो की तस्वीरें लगाई हैं कि मैंने देखो नई रीबो ली है। तो अब ये इस तरह, और उसने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार इसके साथ मतलब ये अगर इतना निकाल रहा है तो मैं कम से कम इसका आधा तो निकालूं, मेरे पास कम से कम ग्रांडे। तो उसने मुझे ये कहा, मैंने कहा देखो मैथ्स के मुताबिक 1.5 साल के अंदर ना रीवो आ तो सकती है, लेकिन वो आपको सारे पैसे आपने सेव ही करने हैं। वो अगर आप ना लगाओ तो हम दोनों भी रीवो ले सकते हैं, अगर आप सारे पैसे जो आपने अभी तक कमाए हैं वो आप ना लगाओ। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सारे पैसे जो कमाए हैं वो आप ना लगाओ, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं लग जाता है। बंदा कम से कम सूट ही खरीदना शुरू कर देता है, और कुछ नहीं तो बंदा और चीजें ऐसा लेने ही है। लग जाता है। तो मैंने कहा इस तरह नहीं है, लोग बड़ी बड़ी इस तरह करते होते हैं, बड़ी चीजें होती हैं, तुम उस पे ध्यान ना दो। फिर कहते हैं नहीं नहीं मैंने सीखना है। फिर मैंने पता है क्या मैंने वो जो नहीं क्या नाम है भाई का, हमारे बड़े जो अमेज़न के अच्छे हैं, क्या नाम है मकसूद यार? मकसूद नहीं, नहीं, अहमद। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, दूसरे हैं यार जिनका वो coursera पे कोर्स था, मेरे ख्याल से Udemy पे कोर्स था, जिनकी एजेंसी अवैस भी है। मीर। अपस्केल वैली, हाँ, अवैस अमीर। अवैस। उसने जो कोर्स डाला ना 3 घंटे का यूट्यूब पे, मैंने उसे हाँ वो जी। भेजा। मैंने कहा यार ये तुम सीखो, जब तुम सीख लोगे तो फिर इंशाल्लाह ना फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प आउट वगैरह कर दूंगा। तो मैंने कहा यार इसको इस तरह चुप कराते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा था कि यार अगर सर्विसेज इंडस्ट्री में भी आते हैं तब भी इतनी बन तो जाते हैं पैसे यार, इतना मसला नहीं है, लेकिन 16-16 घंटे काम करने के बाद पैसा बनाओ, फिर ये है कि सिर्फ रिवो लो, फिर वो मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल के अंदर आपको इस तरह अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रिवो शिवो लेके आ जाते हो, बेहतर ये कि बंदा अपनी बाकी लाइफ की चीजें पूरी करे, सही करे, इतना कुछ है करने वाला जो कि होता है। लेकिन खैर हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज असल में होती हैं। सर्विसेज ऐसे ही है। सर्विसेज का मसला ये है कि आपको क्लाइंट एक्विजिशन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप बिल्कुल। जब तक टेक्निकली साउंड नहीं होते तो क्लाइंट आपका चला ही जाता है। वो हाँ, आपसे दो बातें करता है, आप खुश होते क्लाइंट आ जाएगा, लेकिन उसको भी समझ आ जाती है कि ये बंदा न्यू है, मेरे कारोबार का हाँ, बेड़ा गर्क करेगा, तो वो आपसे बिल्कुल, उसी बिल्कुल। टाइम चला जाता है। हाँ, तो ये बाकी ये क्लाइंट जो वाली बात बिल्कुल ठीक है। सेलिंग का ऐसे ही है। हाँ, बाकी ये जो सेलिंग वाली चीज़ है, तो एक ऐसा बंदा भी मिला था कि जिसने यूट्यूब से देख के आईफ़ोन के प्रोटेक्टर्स लॉन्च कर दिए थे। वो प्रोटेक्टर ठीक, इंस्टॉलेशन किट आती है एक ना, जिसके अंदर बिल्कुल, प्रोटेक्टर बिल्कुल। लगा होता है और आप उसको मोबाइल के ऊपर रखते हो और आप उसको स्वाइप करते हो तो प्रोटेक्टर लग हाँ, जाता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उस बंदे बिल्कुल। ने यूट्यूब से देख के उसने वो वाली प्रोडक्ट लॉन्च कर दी यूएसए के अंदर, ठीक, और ठीक, ठीक। फिर वो फँस गया। हाँ, उसकी इन्वेंटरी भी अच्छी खासी पड़ी हुई थी। फिर उसका जब 1-2 ऑर्डर आते तो वो खुश हो जाता है कि मेरे दिन का 1 ऑर्डर आ गया। ठीक, 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 हाँ। नहीं, वो बंदा फँस जाता है। यार और जो मेन है ना अमेज़न के अंदर, जो मेन ये फ़िल्म या जो मेन कॉस्ट है, वो आपकी सप्लाई चेन के अंदर आती है। ऐसे ही है। पीपीसी की तो है ही। पीपीसी को आप काफ़ी हद तक नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका 1 महीना बुरा चल रहा है, आप पीपीसी थोड़ी नीचे कर दो, सेल्स कम हो जाएगी, लेकिन चलो आपके जो क्रेडिट कार्ड का बिल इतना नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही है। तो वो आपकी बचत हो जाती है। लेकिन जो मेन कॉस्ट है ना वो सप्लाई चेन है, और फिर जो शिपिंग है। अगर आपने एजीएल वगैरह यूज़ किया है या कोई और यूज़ किया है, या अगर आप नॉर्मल मतलब अगर आप उनके साथ वो डील नहीं करते, क्योंकि उनके साथ लंसार खपाना पड़ता है कि यार मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो इतने का करो, इतने का करो। 10-10 सेंट के ऊपर मैंने लोग लड़ते हुए देखे हैं कि यार 10 सेंट कम करो, पर यूनिट 10 सेंट कम करो। अब पर यूनिट आप 10 सेंट कम करवाएं ना, तो आपकी अच्छी खासी अगर इन्वेंट्री आपकी 2-2 हज़ार या 5-5 हज़ार यूनिट्स की है, तो वो अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। अब ये टेक्निकल चीज़ें जो कि लड़कों को नहीं पता होती, वो कहते हैं अच्छा जी उधर का इतना का पड़ रहा है, इधर का इतने का पड़ रहा है, तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। जब ज़ेन में जो कैलकुलेशन होती है वो यही होती है कि हाँ जी इधर 10 $10 का है, वहाँ पे $40 का बेच रहा है, ये मेरे पास आ रहा है। तो ये नहीं पता होता, वहाँ पे जाके थोड़ी-सी उसको स्क्रॉल करो ना कैटेगरी को, तो नीचे एक चाइनीज़ सेलर बैठा होता है। वो एक ही काफ़ी होता ऐसे ही है। है। वो जो वो चाइनीज़ एक ही सेलर काफ़ी है, होता है। और वो असल आपकी में दस चाइनीज़ का डॉलर की दूसरा चीज़ मसला है। $9 में बेचना शुरू कर देते हैं और साथ में 2 फ्री दे रहा होता है। ऐसे ही है।
और चाइनीज़ का बड़ा मसला ये भी है, जिस कैटेगरी के अंदर ये बैठे हुए हैं ना, ये पूरी कैटेगरी मैनिपुलेट कर देते हैं, वो प्रोडक्ट ही बिल्कुल, पूरी की हाँ। पूरी मैनिपुलेट कर देते हैं। हाँ। ये एक तो आपस में सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो आप आपस में इनको पता होता है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट जो है ना, किस कौन सा आदमी बेच रहा हाँ। है। तो हुँ, जैसे हुँ, ही हुँ। कोई न्यू आता है, तो ये न्यू को जो है ना बिल्कुल उसका सांस घोट के मार देते हैं न्यू सेलर को उस कैटेगरी के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मेरे पास एक हुआ था, वो कैटेगरी इतने मज़े की थी। अच्छा, उस कैटेगरी के अंदर सबसे मज़े की बात ये थी, और उस बंदे का सेलिंग पॉइंट ये था कि वो अमेरिकन था। मतलब वो कैटेगरी थी, उसमें सारे चाइनीज़ बैठे हुए और 1-2 यूरोपियन भी बैठे हुए थे। लेकिन वो जो एक हमारा जो सेलर था ना, वो था अमेरिकन, ठीक है? उसने उसपे भी लिखाया हुआ था कि टोटल अमेरिकन ब्रांड, और वो जो नहीं उनकी होती चॉकलेट, वो करते सब हैं। डाली हुई थी, ठीक है? अब उस प्रोडक्ट की मैं आपको बताता हूँ, उसकी टी कॉस्ट जो थी ना, वो 5% थी, टोटल कॉस्ट। अब मसला ये था कि वो ना एक बार हिट कर चुका था एडवर्टाइजिंग के बगैर। उसकी ना ऑटो कैंपेन्स इतना अच्छा रिजल्ट दे रही होती थी, क्योंकि वो प्रोडक्ट ना बड़े मजे का था और बड़ा सस्ता सा प्रोडक्ट था, जो कि अमेरिका में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वो उस बार को ना हिट कर रहा था। अब मसला ये हुआ कि वो उसने उससे ऊपर जाना था। वो कह रहा था कि यार चाइनीज मुझे खाए जा रहे हैं। अब मुझे मसला ये है कि मुझे ना कोई अच्छी एजेंसी चाहिए जो कि मुझे वाकई दे रही हो। उसने हमसे बात की, पहली मीटिंग मेरे साथ हुई, तो मैंने उससे कहा कि यार ये देखो, हम मैं ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी ये ले तो जाऊँगा, लेकिन ये जो टोटल एक तुम्हें 5% की आदत पड़ी हुई है ना, ये तुम पिछले 6 महीने से ले रहे हो, ये तुम्हारी जाएगी 15% तक जाएगी। परेशान हो गया, कहता है यार 15% पे तो मुझे कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो छोटा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट बहुत छोटा ऐसे था। ही है। तो मैंने कहा यार 15% तो नहीं, चलो मैं ये कर सकता हूँ, 10% पे कर सकता हूँ। तो उसके साथ मेरी यकीन करो, उसकी प्रोडक्ट लिटरली उसकी 2 वेरिएशंस थी, दोनों वेरिएशंस जो थी, एक 1 पे बैठी होती थी और वो 6 तक आती थी, और एक थी जो 7 पे बैठी होती थी, वो 12 तक आती थी। उसका जो उसने नई लॉन्च की, वो हम 40 तक ले गए थे, मतलब पहले पेज पे 40th रैंक पे हम ले गए थे, पहले महीने के अंदर जब वो लॉन्च हुई है। वो इतना मज़े का प्रोडक्ट था, उसका जो वेरिएंट था ना वो, क्योंकि उसने सही ना उसके वो ट्रेडमार्क वगैरह सारा कुछ कराया था, प्रोटेक्टेड था उसका, तो उस तरह की कोई चीज़ नहीं बना सकता था। लेकिन उसकी जो साथ वाली वेरिएशन थी ना, क्योंकि जिस तरह प्रोडक्ट होता है ना कुछ, कि यार ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, जो दोनों काम पूरे कर रहा होता है, तो उस तरह का प्रोडक्ट था। तो उसके साथ मेरी रोज लड़ाई हो यार, वो 10 से ऊपर जाए ना, 10.2 पे जाए, वो मेरे साथ मुझे ईमेल करना शुरू कर दिया करे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या मसले हो रहे हैं, स्लैक पे रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं कि यार 10.2 पे क्यों गया है। और मैं उसे कह रहा हूँ कि यार सेल्स तो देखो, वो कि नहीं जी मुझे वो मसला है, ये वो असल में था घर से ना, मियाँ बीवी दोनों मिलके कर रहे थे, तो उनका टोटल रिलायंस ही अमेज़न के ऊपर था। तो उनका अच्छा। यही होता था कि यार वो जो मैंने नहीं बात की कि फ्रीलांसर्स का होता है कि उन्होंने सोचा होता है ये करेंगे, तो उनका यही था कि यार हमारा प्लान खराब हो गया है, ये हो। तो मैंने फिर उसे कम करके ना 8% पे अपना रखा था, कि टारगेट जो है वो 8% पे रखा था। तो लेकिन उस पे यही था कि बहुत, हालांकि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मरने वाला हो जाता सिर्फ इस बात पे कि यार टोटल एक कॉस्ट को मेंटेन करने, और वो इसलिए मेंटेन करने में मसला होता था क्योंकि चाइनीज जो थे वो बैठे हुए थे। वो फौरन ही ना, मतलब एक हफ्ता आता था, वो कह देते थे कि इसकी यार 50% प्राइस डिस्काउंट दे देते थे, मतलब जो चल रही है उसकी 50% ऑफ कर देते थे अचानक। मैं कहता था यार ये अपने इससे किस तरह बीट करूं, इससे किस तरह लड़ाई करूं। तो वो यूं डिपिंग चल रही होती थी, सही ना, रोलर कोस्टर बनाया हुआ था उसने। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चाइनीज़ करते हैं। अब मैं एक और नई प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर वो आदमी यही सोचता है कि बेच कैसे रहे हैं, ये फ्री के अंदर हाँ। उठा के दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, हाँ। इतनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन की। उसके अलावा मसले अमेज़न के काफ़ी हैं। अब एक मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट था इस साल के शुरू के अंदर, तो वो भी पुराना सेलर था, उसने अपना $6.5 लाख का एक ब्रांड अपना सेल किया था पहले। माशाल्लाह, ये जो वाइप्स माशाल्लाह। होती हैं उसका उसने ब्रांड अपना सेल ठीक, ठीक, किया ठीक। था। तो उसने फिर वाह! दूसरा वो आरवीज़ के अंदर आया, तो उसने अपनी आरवीज़ की प्रोडक्ट एक लॉन्च कर दी। अब उसकी प्रोडक्ट अच्छी जा रही थी, उसके हमने इमेजेस चेंज किए, उसको हमने सब कुछ किया, तो उसका एकॉस भी बेहतर हो गया। 20% उसका एकॉस जैसे फिर इमेजेस चेंज करने से डाउन हुआ। हुँ। तो मतलब वाह! काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर दम था वो। लेकिन अब हुँ। हुआ ये कि उसने जो अपनी नई इन्वेंटरी बनवाई ना, जिसके अंदर उसने इमेजेस वगैरह चेंज की थी, सारे लेबल्स वगैरह चेंज हुए, हुँ, पैकेजिंग हुँ। चेंज हुई। तो वो जब इन्वेंटरी थी ना, उसको उसने ऐसे किया कि वो उसने बिल्कुल न्यू यूपीसी कोड लगा दी उस पे। तो उसको ठीक, ठीक, अब ठीक। ये था कि वो जो पुरानी रेटिंग और रिव्यू स्कोर है ना, वो नई लिस्टिंग पे तो नहीं होकर न्यू वेरिएशन किसी और तरह की बनाएंगे पेरेंट, तो उसको जो है ना हाँ, पुरानी के साथ अंदर कर देते हैं, और जो ओल्ड सेलिंग वेरिएशन उसको हम ऑफ कर देंगे। अब वो ठीक, सारे ठीक। हमारे यूपीसी कोड भी लगे, एफएनएस यूज हैं, सब कुछ है। अब जब वो अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग गई ना, तो उसके ऊपर जाके अमेज़न ने स्टॉक इश्यूज आने शुरू कर दिए, और वो जो बार कोड थे, बार कोड्स के इशू आना शुरू हो गए। अब वो 2 महीने लगा रहा उसके बाद, और 2 महीने बाद उसने ये कहा कि यार मुझे अपना
4,500 का नुकसान इस 2 महीने के अंदर हो गया और मैं भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं जो है इसको बिल्कुल, बिल्कुल। वापस बुला रहा हूँ सारी इन्वेंट्री, और ये जो इन्वेंट्री मैं किसी और सेलर को बेच दूंगा, और उसके बाद ये है कि लेटर ऑन जो है ना फिर मैं स्टार्ट करूँगा इसको। लेकिन हाँ, फिलहाल जो है ना ये चीज़ दमखम वाली थी। वो प्रोडक्ट का जो ओवरऑल रेवेन्यू था ना वो $2.8 मिलियन था, और जो एवरी ओए! सेलर लेके जा रहे थे वो अच्छा। $1 लाख लेके जा रहे थे। मतलब कि ठीक, पोटेंशियल ठीक, था ठीक। उसके अंदर, और ये भी बिल्कुल, सिर्फ हाँ। 7 से 8 डॉलर पे था ये, तो मतलब अभी हुँ, काफ़ी ऊपर जाना था। लेकिन वो जो अमेज़न की चीज़ कहते हैं मैं लड़ चुका हूँ, मैंने गाली कर ली है, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, हाँ, लेकिन इश्यू जो है ना सॉल्व, क्योंकि वो जो स्टोरेज इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना वो इश्यू वहाँ पे है, तो वो इश्यू हाँ। सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आप प्रोडक्ट मंगवाओ नहीं। और कहते हैं मैं इन्वेंट्री इतनी सारी मैं इन्वेंट्री मंगवाऊंगा तो मेरा रिकॉल, इतना हाँ। लॉस है, तो बस ये जो है ना इसको फिलहाल ऑफ करना बेहतर, और जो है ना बाद में इसको कभी दोबारा करेंगे। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताओ, मुझे क्यूरियोसिटी है क्योंकि मैं इस मतलब एडवर्टाइज़िंग में ही रहा हूँ, तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वैसे कोई सप्लाई चेन वाला बॉय होगा तो उससे भी पूछूँगा, लेकिन तुमसे मैं फ़िलहाल पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि यार अगर फ़र्ज़ करो मेरे पास इन्वेंट्री अमेज़न के अंदर पड़ी हुई है जो कि मैं बस डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ या मैं उसे निकालना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं D2C में भेज सकता हूँ? मतलब मैं कोई और वेयरहाउस लूँ, उसके अंदर भेज सकता हूँ? यूएसए के अंदर ही? मुझे इस पे वो चीज़ कन्फर्मेशन मैंने नहीं कभी है। ट्राई नहीं की। वही ना मैंने भी मैंने नहीं भी किया, क्योंकि जब भी आप कैफ़े एसक्यूज़ बनते हैं ना, तो अमेज़न हुँ, उसका एक वे आपको एड्रेस देता है, और आप सारी इन्वेंट्री वहाँ भेजते हो और अमेज़न उसको अपने हिसाब से सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर ही होती है, बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर जो है ना इन्वेंट्री कहाँ पे भिजवानी है उसकी चीज़ का भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ठीक, ठीक, ठीक। और जब ये आप सारे डिस्कार्ड करने होते हैं या किसी और को देने होते हैं, तो वो क्या करते हैं? हम अमेज़न के अंदर से ही उसका डालते हैं डिस्पोजल ऑर्डर, ऑर्डर? क्या कहते हैं, इन्वेंट्री वापस बुला लेते हैं, तो उसको एड्रेस देते हैं कि इस एड्रेस पे जाना, पर इन्वेंट्री भेज दो, और इस एड्रेस पे इन्वेंट्री आ जाती है आपकी। ठीक, और ठीक, अमेज़न ठीक। उसको भी हर चीज़ का चार्ज तो करता है ये, अच्छा, बस वो अच्छा। अपने हाँ, चार्जेस फिर वो लेता है अगर और किसी नहीं। भी एड्रेस पे आ जाती है, तो फिर हम वो वेयरहाउस का एड्रेस दे सकते होंगे, है ना? मेरे ख्याल से, टेक्निकली। अगर आपने शायद अगर आपने किसी अपने वेयर हाउस से आगे किधर सेल करनी है तो उस केस के अंदर आप कर सकते हैं कि मुझे यार हाँ, यहाँ पे इन्वेंट्री चाहिए, तो वो हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये है कि आपकी सेलिंग, आपके जो मार्जिन है ना, आपके मार्जिन सारे खत्म हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो अमेज़न ने जो चार्ज कर लिया है, जितना उसने चार्ज करना था। हाँ, ऐसे ही है, उसने वो जो अपने वो जी जो लॉजिस्टिक से पैसे चार्ज किए हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो है ना आप बराबर हो जाते हैं। तो वो हाँ, बस ये है ये कि बात आपका ब्रेक इवन पे जाती है वो। हुँ। हाँ, 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 ये बात सही है। क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि वहाँ से उठा के बंदा शॉपिफ़ाई पे डाल दे, लेकिन वो बात वही है कि अगर हाँ, बंदा कर तो सकता है, टेक्निकली कर सकता है, लेकिन फिर उसके बाद एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करे, फिर उसमें से चांस है कि पैसे आएँ वापस ना आएँ, या तो फिर प्रोडक्ट का मार्जिन इतना ज़्यादा हो कि बंदा वाक़ई उसे बर्दाश्त कर सकता हो। वरना बेहतर ये है कि बंदा किसी को बेच दे, किसी एक ही बंदे को, तो वो जो वाक़ई ना आपका चलो कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपके 1-2 खाने के बच जाते हैं। और ऐसे नहीं ही तो अगर शॉपिफाई का ये भी है ना, आप के स्टोर इंटीग्रेट हो जाते हैं आपके अमेज़न के साथ, हाँ, तो उनके जो बिल्कुल, ऑर्डर्स बिल्कुल। होते हैं उनके ऑर्डर्स आप सेम इन्वेंटरी से आपके ऑर्डर फुलफिल होते रहते हैं। हुँ, अब तो जो एमसीएफ है। हुँ। हाँ, वो तो है, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि क्योंकि अगर अमेज़न इश्यू कर रहा है, तो फिर वो तो मसली आएगी ना, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो स्टोरेज के अंदर जो इश्यू आ रहा था। वो इश्यूज हैं। एक मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि उन्होंने अपनी जो इन्वेंट्री अमेज़न पे भेजी ना, तो उनकी इन्वेंट्री अमेज़न ने सेम टाइम रिजर्व एंड इनबाउंड के अंदर दिखा दी। ठीक है, ठीक, मतलब ठीक, कि ठीक। 2 जगहों पे शो हो रही है। अब हाँ, 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 उनको हाँ। 2 महीने से वो चलता रहा, और उस 2 महीने के अंदर उनको $4,500 की कॉस्ट पड़ी। वो जो उनकी एक इन्वेंट्री का प्रॉफिट था ना, सारा वो 3 महीने का जो सिलसिला था, हाँ, हाँ। वो सारा उसके अंदर चला गया उनका। तो फिर उनका ऐसे ही हुआ कि वो नेक्स्ट इन्वेंट वो कह रहे थे अब जो हमारी नेक्स्ट इन्वेंट्री जाएगी उसके अंदर जाके जो है ना हमारा ये कवर पूरा होगा करने की सारा जो कोशिश कुछ है। करेंगे, हाँ, पूरा करने की कोशिश वो करेंगे। तब जाके कवर होगा। हाँ, वो यही होता है कि फिर जब वो आती है, तो फिर आपको एडवर्टाइज़िंग में भी ध्यान रखना पड़ता है कि यार इसके पहले से ही नुकसान जा रहा है। तो इस तरह ना हमारी एडवर्टाइज़िंग के बजट बहुत ऊपर-नीचे होते रहते हैं कि यार इस दफ़ा नहीं हो सकता, अगली दफ़ा कर लेंगे, ये हो गया है मसला। जब तक आपको ना प्रॉपर ना हो, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत दफ़ा होता है कि क्लाइंट कहता है नहीं यार इस दफ़ा मेरे बच्चे की बर्थडे है। तेरी मर्ज़ी है यार। बर्थडे वाला मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसे ज़रूर मिले हैं कि किसी के $200 एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड हो गए, तो उसने कहा कि भाई अभी तो मैंने इतने पैसे सप्लायर को देने हैं, तो तुम $200 एक्स्ट्रा क्यों लग गया। तो ठीक, मैं ठीक, कहता ठीक, हूँ भाई हाँ। कहाँ पे सप्लायर वाली दो वाक़ई सौ बहुत डॉलर बहुत गंदी बात है, बिल्कुल। सप्लायर को देनी है वो ये वाला जो चेक आता है ना, इस वक़्त सारे बोलते हैं।
जब भी वो सप्लायर के लिए चेक काटते हैं ना, तो वो आके ना ज़रूर मीटिंग के अंदर बताते हैं, मैंने इतने का सप्लायर को चेक दिया है, ये वो। मैं कहता हूँ तेरा ही प्रोडक्ट है। मैंने तो एडवर्टाइजिंग करनी है, करानी है, कराओ, नहीं करानी ना करो। लेकिन दिल में ही कहता हूँ, सारे मुँह पे किसी को नहीं कहते। मुँह पे आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, बस ये हमारी वो दिल की बात होती है, दिल के अंदर ही रहती हैं। वही ना, हाँ। तो हमारे पास एक था जो कि आया ना, एक दिन मीटिंग में आया, तो उसने ना मतलब वो बेसिकली अमेरिका गया था, अमेरिका से वापस आया ना, तो मीटिंग में बुलाया उसने। तो निकाले ना जेब से डॉलर निकाल के दिखा रहा है। कहता है ये देखो, ये असल पैसे होते हैं जो कि हम लोग डिजिटल समझ के ना इसको लगाते रहते हैं। मैं कह रहा यार, तुम पागल तो नहीं हो? मतलब मेरी सैलरी आती है, तो मैं तो इंसानों, मतलब मैं इसी पे रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये क्या होता है। तो मैं खैर कुछ बोला नहीं, मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा ये मुझे दे दो ना, भेज दो मुझे ये वो। तो उस तरह करके मैंने बात मजाक में डाल दी। लेकिन कभी कभार ये फ्रीलांसर का होता है, कभी कभार ना क्लाइंट ऐसी चवल मार होता है कि बंदा उसे कुछ कह भी नहीं सकता होता, और वो इतनी मजे की बात होती है कि बंदा कहता है अब दिल में ही रखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही है, कभी-कभी बहुत सारी हरकतें होती हैं। अब जैसे वो मैंने आपको काफ़ी पहले ही बताया था कि वो जो क्लाइंट है इसके ये 3PL का इश्यू है, उसको 3PL $10 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, जो आपका पी फीस के साथ पड़ता है। अब आपका पी बिल्कुल। फीसेस आप दे रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रैंकिंग का जूस भी मिलता है, और हमारे प्रॉफिट भी अच्छे होंगे। सीधी बात प्रॉफिट की है, हुँ, ठीक है? तकरीबन अपने 7,000 का रेवेन्यू किया, तो उसके ऊपर आपको $1,000 आएगा एक्स्ट्रा। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, लेकिन इसको $1000 बता-बता बड़ी के, चीज़ होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ। और वो क्योंकि एक्स्ट्रा आपको पड़े तो। $1000 मतलब आपका सीधा-सीधा 10% है, ठीक है? आपको बिल्कुल, हाँ। 10% का इंक्रीज़ है नेट के अंदर। तो हुँ, ये इसका यही है कि वो जो है, मेरे दोस्त का वेयर हाउस है, मेरे साथ बहुत मामला आते हैं उसके, लेकिन वो उसका सीधी जो बात है, फ्रेंड विद बेनिफिट्स है। तो वो $2 उसको रिसीविंग का, $2 डिस्पैच करने का, ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स और अपना हाँ, वीएटी बिल्कुल। डाल के, वो स्टोरेज फीस भी डालता है, क्या कुछ डालता है। तो इस दफ़ा ऐसे हुआ, उसकी हमने न्यू प्रोडक्ट्स ऑन बोर्ड की ना कुछ, उसकी जब हमने कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट की, तो 7 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और 13 की ये फीस दे रहा है, और 13 3 पिल की फीस दे रहा है। तो $5-5 नेगेटिव के अंदर। ठीक, तो उनको तो हम ठीक। तब से चेक ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स हम काम नहीं कर रहे थे। तो जब हाँ, हमने उससे हाँ। कॉस्ट वगैरह ली सारी, तो वो जब चीज़ें कैलकुलेट की, तो भाईजान ये तो आपके ये 3 पिलर्स आपके भाई हैं, जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हाँ। देखिए कितनी मदद कर रहे हैं आपके बिज़नेस के अंदर। तो हाँ, कुछ 7-8 ज़्यादा ही की मदद प्रोडक्ट करें बेच आप। रहे हो, और आप उस पे $12 जो है आप उसको दे रहे हो, ठीक है? तो हाँ, आप तो कितना नेगेटिव जा रहा है, आप देख लो सारा कुछ। तो उसने कहा बिल्कुल। ठीक है मैं करता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने 3PL वालों ने मेहरबानी करके $1 स्टोरेज फीस का माफ़ कर दिया। चलो। चलो -5 से -4 पे आए, ये भी बड़ी अच्छी बात होती है। नहीं, नहीं, उसको बस ध्यान करना चाहिए, इसका होता है। पिछले तो मेरे साथ एक और वाक़या हुआ है जो कि मुझे सुनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं सुना देता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है जो कि ना पेट्स की ना कुछ चीज़ें लॉन्च कर रहा है, तो बैठे ना अचानक ही सही सीरियस सीरियस बैठ के कहते हैं, यार ये जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, ये बिल्कुल उस तरह ही होते हैं जिस तरह आपका पालतू कुत्ता या बिल्ली नहीं होता उस तरह। इतना इनका ख़्याल रखना पड़ता है। मैं देख रहा, मैं हँस पड़ा। मैंने कहा यार, जो इंसान के बच्चे होते हैं वो, तुम ये कह रहे हो कि जो इंसान का बच्चा है, ठीक है, वो कुत्ते के बच्चे की तरह का है। तो वो कहता है, हाँ, हाँ, मेरी जो बिल्ली है मैं उसका भी उतना ही ख़्याल रखूँगा जितना मैं एक इंसान के बच्चे का रखूँगा। मैंने कहा यार, तू थोड़ा ज़्यादा अंग्रेज़ है। ऐसे ही है, ये थोड़ा मसला है। कम अंग्रेज हो। तेरा मसला ये चल रहा है कि तू थोड़ा ज्यादा अंग्रेज हो गया। तो अब वो वाली बात लेकिन सही है कि वो वाकई है भी अंग्रेज, तो उसका दिमाग इस तरह ही चलता है बेचारे का कि जो ऐसे ही है। है, एक गोरा है मेरे साथ, वो काफ़ी फ्रैंक है ना, एक क्लाइंट है, लेकिन वो कॉल कर देता है मुझे। तो हम बेसिकली दोस्त बन गए हैं, अब वो हमारा क्लाइंट ठीक, वाला माशाल्लाह। रिलेशनशिप खत्म हो गया। ठीक, 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 हाँ, मैं तो समझ गया। वो करता ही है, उसने मुझे स्टोरी सुना रहा है, कहता है कि मैंने जो है ना कुत्ता रखा हुआ था ना, तो वो इस साल फरवरी के अंदर मर गया। तो मैं अपने कुछ, मुझे बहुत अजीज़ था वो, ठीक है, और मेरी बिल्कुल औलाद के जैसा था। कहते हैं अब ठीक, हुआ ठीक। ये कि मोहम्मद हुआ ऐसे कि मैं अपने दोस्त के पास गया, तो वहाँ पे मैंने उसका जो कुत्ता था, मैंने उसको जैसे ही देखा तो मैं शॉक हो गया, मेरी आंखें खुली खुली रह गई। तो वो बिल्कुल सेम मेरे कुत्ते के जैसा था, उसकी हरकतें भी वैसी थी, ठीक, सब ठीक। कुछ ऐसे था। तो मैंने उसकी वीडियो बना के अपनी वाइफ को भेजी, और उसको देख के मेरी वाइफ जो है ना, वो पूरा दिन रोती रही है और बहुत ज़्यादा सैड रही है। तो ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, ठीक बिल्कुल है, वो बस उनका। आप लोगों को होता है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। हाँ,
हमारे यहाँ तो बिल्ली आती है तो हम पाँव से थोड़ा सा पीछे करते हैं। नहीं, मुझे पसंद बहुत है, बिल्लियां भी पसंद है, कुत्ते भी पसंद है, इवन तोते वगैरह भी हमने बचपन में रखा। बचपन में हर चीज का शौक होता है यार, चूजा आ ऐसे जाए, ही है। कोई बस देख ले कोई जानवर, बस उसके पीछे। हमारे बच्चे हैं ना, छोटे कजन वगैरह जो है, वो बस देख ले कोई जानवर, बकरी देख ले, उसके पीछे भागना शुरू हो जाती है। बकरी परेशान हो जाती है, यार ये क्या हो रहा है। तो लेकिन ये कि वाकई उनके यहाँ है थोड़ा सा ज्यादा ना, उनके साथ उनके अटैचमेंट के लिए कुछ चीज चाहिए होती है। दूसरा है कि मेरा जो ज्यादा ख्याल है वो ये है कि क्योंकि वो सारे अलग हो जाते हैं 18 साल की उम्र के बाद, मेरा ख्याल है। तो उसके बाद सही एक है। ही बंदा होता है जो उनके साथ होता है, जो हर वक्त उनके वेट भी करता रहता है, ये भी लगा रहता है। कोई बंदे के ज़हन में होता है कि यार घर जाके उसे करना है। हमारे यहाँ तो ये होता है, घर जाना है ते ताऊ जी भी बैठे ने ते चाचा जी भी रहे थे, वो भी रहे, तो खाला की तरफ पूरी फैमिली होती है, मामू की तरफ पूरी फैमिली ऐसे होती है, ही है। उनके रिश्तेदार होते हैं। फिर मसला ये होता है कि खाला की बेटी के जो रिश्तेदार हैं, उनके जो आगे हैं, उनसे अगर बदतमीजी कर लो ना तो सारे बताते हैं कि नहीं ये तो बड़े करीब है। बंदा कहते हैं यार इनका तो नाम लेते हुए मैं भूल जाता हूँ। और तो वो और जो मसला ये ग्राइम भी है वगैरह होती हमारा कि अभी तक हमारे रिश्तेदार डिस्कवर होते रहते हैं मरते दम तक। बिल्कुल, हाँ हाँ, ये उधर ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। बंदा कहते हैं ये भी रिश्तेदार है, तू तो साਡਾ ग्राई है। मैं भी। तो वो चलता रहता है बिल्कुल। तो अब पूरा वो घंटा हो गया माशाल्लाह से उमर। बहुत मजे की ठीक है। पॉडकास्ट रही है, मैं बहुत एंजॉय किया, बहुत टेक्निकल थी माशाल्लाह, और बहुत अच्छी अच्छी बातें की है माशाल्लाह, बहुत स्ट्रेटजीज भी बताई हैं आपने, ये काफी अच्छी रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। कोई क्लोजिंग रिमार्क्स हैं आपके, कुछ आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्लोजिंग रिमार्क्स तो कुछ नहीं है, बस आप वो जो चीज़ टेस्टिंग कर रहे हैं ना, आपके जो कीवर्ड्स की एकदम परफॉर्मेंस कैसी बुरी हो बिल्कुल जाती है, तो बिल्कुल, वो लाजमी शेयर कीजिएगा। बस एक ये चीज़ है। जरूर जरूर। चलिए, जरूर, मैं भी जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाकी अगेन ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक और सेशन हम लोग रखें किसी अभी आगे, फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, बेस्ड ऑन द रिप्लाईज वी गेट इन दिस। तो फिर इंशाल्लाह इसको लेके चलते हैं।